हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस नीट पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 37 ईयर के 1988 से 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू आए हैं वो हम सब पार्ट बाय पार्ट जो है डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता ही है कि अपना चैनल न्यू है, तो अबाउट मी आई एम शांतनु कोल्ले, एडवांस बायोलॉजी एक्सपर्ट, और मैंने मोर देन 5000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है इन अचीविंग देयर गोल्स। तो चाहे वो नीट एंट्रेंस एग्जाम हो या नेशनल लेवल के पीएचडी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम हो, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो आईआईटी, आईसर, एनआईटीज के अंदर जो है पीएचडी कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और टॉप लेवल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी मिल चुके हैं। तो इसके अंदर अभी हम बात करेंगे सारे के सारे पीवाईक्यू जो है हम स्टार्टिंग टू एंड, अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपके जो कंसेप्ट है ये भी डेवलप हो जाएगी, इसके साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें दिया है कि व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। और फिर दिया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। फेट मतलब इसका क्या तकदीर होगा वो पूछा गया है। तो अगर एक ऐसा मैं पीस ऑफ डीएनए लूं कि जिसके अंदर मेरा इस तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से जीओआई भी लिखते हैं, तो ये याद रखना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम जीओआई भी लिखते हैं। हो सकता है अगली बार वो आपको डायरेक्टली जीओआई करके दे दे। तो ये जो डीएनए है मैंने एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रखा है, तो फॉरेन ऑर्गेनिज्म को हम एलियन ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो फॉरेन ऑर्गेनिज्म का हमको पता है कि इसका एक सेपरेट डीएनए होगा। तो अगर हम इस तरीके से इसको दिखाएं तो ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म का खुद का डीएनए है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा मैं पीस ऑफ डीएनए लूं जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जांपल अगर हम मुझे काऊ से हाई मिल्क यील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, हाई मिल्क यील्ड वाली जीन जो है वो आइसोलेट करके वो काऊ के अंदर डाल दूंगा। तो बोल रहा है कि ये इसका जो फेट है ये क्या होना चाहिए। और फिर ऑप्शन में दे रखा है कि जो पीस ऑफ डीएनए है it would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से ये अगर मैं ऐसा सेल दिखाऊं और सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, फिर हमको पता है कि फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर कोई चीज डिवाइड करेगी तो यहां से दो सेल बनेगी इस तरीके से। तो सेल डिवीजन के बाद में इस तरीके से दो सेल बनेगी, और फिर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद आपका एक एक कॉपी जो है वो सेंड किया जाएगा किसके पास, अपने अपने प्रोजेनी के पास। तो क्या ये पीस ऑफ डीएनए जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला पढ़ रहे हैं, क्या वो इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करेगा या कैसा मल्टीप्लाई करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन 1 के हिसाब से वो ये बोल रहा है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है बल्कि आपका इस तरीके का होगा, और ऐसा का ऐसा उसको हम भेजेंगे आगे। तो ऐसी कंडीशन तो देखने को नहीं मिलेगी, इंडिपेंडेंटली जो है ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर ए मेरा गया तो ये गया और ये गया। तो इसमें सही जवाब ये होगा कि आप जब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालोगे तो वो कहीं ना कहीं पे आपके रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म या फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जो जीनोम है उसके अंदर ये इस तरीके से इंटीग्रेट कर जाएगा, और फिर आपके जो इससे बनने वाले जो प्रोजेनी सेल्स होंगे या इसके डॉटर सेल्स होंगे उसके अंदर भी आपको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए इस तरीके से इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा, जो कि आपका सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो मेरा होना ही चाहिए, ऑप्शन बी मेरा होना ही चाहिए। तो आंसर मिल गया आपको। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटर सेल्स, ये डॉटर सेल्स के अंदर भी वो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए जो है वो इनहेरिट किया गया है, तो ये भी सही है। तो हम लिख देंगे कि डॉटर सेल्स इनहेरिटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए। ठीक है, तो ये बात सही है आपकी। तो यहाँ पे ये होस्ट है,
या फिर आप डोनर रेसिपिएंट भी कर सकते हैं। तो ये डोनर का आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने निकाला है और फिर ये रेसिपिएंट के अंदर मैंने डाल रखा है। तो डी में दिया है द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। इंटीग्रल पार्ट क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ पे तो मेरे यहाँ पे इंटीग्रेशन दिखा दिया है मैंने, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं कि डोनर डीएनए इंटीग्रेटेड इन रेसिपिएंट्स जीनोम या क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड होगा, ये फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट देखने को नहीं मिलेगा। ई में दिया है इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ओनली पीस ऑफ डीएनए की हम बात करें तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको मुझे पहले किसके अंदर डालना पड़ेगा, जीनोम के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाई। ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि इंडिपेंडेंटली जो है ये कुछ नहीं कर पाएगा, इंडिपेंडेंटली जो है ये रेप्लिकेट भी नहीं कर पाएगा, इसको मुझे इंटीग्रेट करना होगा रेसिपिएंट के जीनोम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया। इस ये सही क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये 2024 में अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है? बी एंड सी। ये भी आप बाद में फॉलो कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया। ये एनसीईआरटी के अंदर भी सेम डायग्राम दे रखा है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका ये फॉरेन डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए के अंदर कोई आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा इस तरीके से, और ये फॉरेन डीएनए आपको डालना है किसी प्लाज्मिड के अंदर, और फिर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा इनटू बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे उसके फर्दर डॉटर सेल्स के अंदर भी वो फॉरेन डीएनए वाला इस तरीके का जो जीनोम है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो इंटीग्रेट कर चुका है, वो फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट देखने को नहीं मिलेगा आपको। आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए है वो इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा, वो फ्री लिविंग देखने को नहीं मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से आप बता सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये कट करेगा एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो कि आपका पैलिंड्रोमिक होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए है। डीएनए लाइगेस नहीं होगा। डीएनए लाइगेस क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3 प्राइम ओएच एंड 5 प्राइम फॉस्फेट। आरएनए पॉलीमरेज तो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, और डीएनए पॉलीमरेज आपका डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर क्या आपका? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये तो सभी ने किया होगा सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इस तरीके से एक अपना खुद एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसका होता है, वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और एक स्पेसिफिक जगह पे वो कट लगाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ग्वानिन और एडिनिन के बीच में कट लगाएगा, और नीचे से भी ये ग्वानिन और एडिनिन के बीच में कट लगाएगा। तो फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट लगने के बाद इस तरीके से ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो वेक्टर डीएनए के साथ हम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ट्रीटमेंट देते हैं, वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ट्रीटमेंट हमको वेक्टर के डीएनए के साथ देना पड़ता है, ठीक है। तो ये वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए, तो दोनों को मैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराऊंगा। तो यहाँ पे भी मुझे वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जो कि आपका कौन सा है? इको आर1। तो ये GAATTC, तो ये जो आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये किसका है? ये दोनों के बीच में कट लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कट लगेगा। तो यहाँ पे आप पैलिंड्रोमिक देख सकते हैं। अगर मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसको पढ़ूं तो वो GAATTC हो जाएगा। अगर मैं नीचे से 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर लिखूं तो ये अगेन GAATTC होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि मैं कहीं से भी पढ़ूं वो सेम नजर आएगा। ऐसे सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं वो पैलिंड्रोमिक इन नेचर होते हैं। वैसे मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी पढ़ सकता हूँ। ऊपर से अगर मैं पढ़ूं तो CTTAAG हो जाएगा, और नीचे से अगर मैं पढ़ूं तो CTTAAG हो जाएगा। ये तो वही चीज होगी जैसे कि आप कहीं से भी पढ़ो वो सेम नजर आएगा। जैसे कि MADAM, तो ये मैडम को आप अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो सेम नजर आएगा, राइट टू लेफ्ट अगर पढ़ोगे तो वो सेम आएगा आपका, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट लगाता है, इसलिए उसको हम मॉलिक्यूलर सीजन बोलेंगे। डीएनए मॉलिक्यूल टू विच आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। नीट 2015 में पूछा गया है।
डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग। तो फॉरेन डीएनए मैंने लिया है और वो किसी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर मैं उसको जोड़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर डीएनए हो जाएगा या प्लाज्मिड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ इतना पार्ट जोड़ना है फॉरेन डीएनए का, जिसमें मेरी काम की चीज होगी जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड डीएनए जो है उनको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराऊंगा। उसके बाद में जो मेरा फ्रेगमेंट बनता है, और यहाँ पे ये कट करने के बाद यहाँ पे जो ये ब्रेकेज के बाद या निक बनने के बाद जो मेरा गैप बना है, इन दो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दूंगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो वेक्टर डीएनए है या प्लाज्मिड है, इसका नाम क्या है। तो डीएनए मॉलिक्यूल जिसके साथ हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करते हैं फॉर क्लोनिंग, उसको हम बोलेंगे वेक्टर। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा, कैरियर नहीं होगा, और टेम्पलेट डीएनए तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्लोन करते हैं, और फिर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको हम बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर ये बैक्टीरिया जब 1 का डबल, 2 का 4, 4 का 8 इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन से जब डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो कॉपीज है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की, वो भी बहुत रेप्लिकेट होते जाएगी। मान के चलो आपने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है ह्यूमन इंसुलिन का, और अगर आपको बैक्टीरिया के अंदर ये कल्टीवेट करना है, तो आपको पता है कि अभी मैं क्या करूंगा, फिर ये इन सबको न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ मैं बायोरिएक्टर के अंदर ये सारे सेल्स को डाल दूंगा, और फिर ये जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे उनके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाला होगा, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जो है एक बायोरिएक्टर के अंदर बहुत अमाउंट में ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाले बैक्टीरिया बन जाएगी, और फिर मैं वो ह्यूमन इंसुलिन को जो है एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरिफाई करके बाय द हेल्प ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मैं उसको मार्केट में ला सकता हूँ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे क्लिनिकल ट्रायल्स भी करने पड़ते हैं, और फिर वो क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद वो चीज जो है वो मार्केट में आता है। ठीक है, तो ये चीज हमको पता है, ये ओवरऑल आपका बायोटेक्नोलॉजी का मैंने जो प्रोसेस है ये बताया आपको। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। मैं कट किस चीज की वजह से कर सकता हूँ, एट स्पेसिफिक लोकेशन क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि आपका मॉलिक्यूलर सीजर है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिलेक्टेबल मार्कर से तो हम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वंस को ट्रांसफॉर्म वन से क्या कर सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ ट्रांसफॉर्म वालों की ही जरूरत पड़ती है। नॉन ट्रांसफॉर्म मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर अपना फॉरेन डीएनए जो हम चाहते हैं डालना वो गया ही नहीं, तो उसका हम लेके क्या करें वो बैक्टीरिया को। तो हमको सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड वालों को ही सिलेक्ट करना है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वालों को सिलेक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए आपको पता है कि सिलेक्टेबल मार्कर जीन जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का इस्तेमाल हम करते हैं। लाइगेज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लाइगेज तो कट करने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। प्रोब जो है, प्रोब्स भी नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रोब्स का इस्तेमाल क्या होता है, प्रोब्स का इस्तेमाल, ठीक है, प्रोब का हम डायग्राम आगे देखेंगे। प्रोब मतलब आप में इस तरीके से कोई लेबोरेटरी में एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब मान के चलो मैं बनाया, ठीक है, और अगर इसको मैं इस तरीके से रेडियो लेबल कर दूं, फिर मैं क्या करूंगा, अपना जो जीनोम होगा, अपना जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस तरीके से। तो जब मैं ये प्रोब को ये डीएनए के साथ रखूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, जहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा ये वहां पे इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, और रेडियो लेबल होने की वजह से मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री, ये प्रोब के अगेंस्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो मुझे अपने जीनोम में मिल चुका है। यही चीज आप सदन ब्लॉटिंग के अंदर भी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रोब्स इसका आंसर नहीं होगा। प्रोब्स इज यूज्ड टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन द जीनोम। ठीक है, प्रोब जो है वो डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का भी हो सकता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग, ये तो सभी को आ जाएगा। माइक्रो प्रोपोगेशन, नाम से पता चल रहा है कि प्रोपोगेट करने वाले हैं, मतलब हम क्या करेंगे,
एक टिश्यू कल्चर लैब के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हम बना सकते हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन विट्रो प्रोडक्शन। इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर, और शरीर के अंदर अगर हम बात करें तो उसको हम इन वीवो बोलेंगे। तो लेबोरेटरी के अंदर जो काम चलेगा उसको हम इन विट्रो बोलेंगे। तो लैब के अंदर हम ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक। इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर से बना सकते हैं। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट जा रहा है, रॉन्ग वाला ढूंढना है। कैलस भी आपने पढ़ा होगा। कैलस मतलब अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर। यही कैलस से फिर आगे की चीजें आपके डेवलप किए जाएंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। वेक्टर डीएनए तो ये आपको पता होगा कि ये साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। वेक्टर डीएनए वो डीएनए होता है जिसके अंदर हम अपना जो फॉरेन डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लाइगेट या इंटीग्रेट करते हैं, और फिर मैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से बैक्टीरिया के अंदर डालूंगा और फिर वो बैक्टीरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर ये नहीं होगा। ए में क्या दिया है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम दो डिफरेंट सेल्स को फ्यूज कराएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो डिफरेंट सेल्स को फ्यूज करने के लिए हम एक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। हो सकता है पूछा जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरी हिसाब से। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये फ्यूसोजेनिक एजेंट है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसी की वजह से जो दो डिफरेंट डाइवर्स सेल्स है वो नजदीक आ पाएंगे और हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक नया ही सेल बनेगा फिर उसके बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो इजी है। एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया था, रोजलिन फ्रैंकलिन ने। तो ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने। हेवियर आइसोटोप लेबलिंग, ये तो आप फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हैं, ये नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जेनेटिकली इंजीनियर, यहां से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। मान के चलो मैंने एक माइस के अंदर अगर जेली फिश का डीएनए डाल दिया तो वो माइस ग्लो कर सकता है। इसका मतलब मैं वो जीन को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, वो जीन के साथ में छेड़छाड़ कर रहा हूँ। तो ये कब पॉसिबल है, जब मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से एक का डीएनए निकालू, दूसरे का डीएनए निकालू और दोनों को मैं फ्यूज कर दूं। ये तभी पॉसिबल है, तभी मैं जेनेटिकली न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता हूँ। इस तरीके से अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी पॉसिबल होते हैं, क्रॉप्स पॉसिबल है, एनिमल्स पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। यहाँ पे देखो ये बहुत शानदार एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया है, बायोल्यूमिनेसेंट जीन आइसोलेट किया है फ्रॉम जेलीफिश और इसको वो डाल रखा है माइस के अंदर। इसकी वजह से जो जो माइस के अंदर ये जीन सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है इनके जीनोम के अंदर, अगर मैं यूवी लाइट का ट्रीटमेंट दूं तो यूवी लाइट के नीचे अगर मैं देखूं तो जिन जिन के पास ये जीन गया है वो ग्लो करेगी, और जो नॉर्मल माइस है जो कि यहाँ पे बीच में दिखाए हैं वो ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम ग्लोइंग माइस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। मीसोजोम भी नहीं होगा, ये ऑर्गेनल है आपका। लोमेजोम भी नहीं होगा, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा प्लाज्मिड। यही तो है आपका वेक्टर डीएनए, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते थे। यूजुअली अगर आप एनालाइज करोगे बायोटेक्नोलॉजी के पीवाईक्यूज को तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि वो क्या करते हैं कि जो ऑप्शन होता है करेक्ट वाला वो एनसीईआरटी के लाइन वाला ही होता है, लेकिन जो दो तीन ऑप्शन जो होते हैं उसके आसपास वाले वो क्या करते हैं, वो कहीं से भी कुछ भी डालेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मीजोजोम डाल दिया, लोमेजोम डाल दिया, कभी वो कुछ और ही आपको पूछेगी, जैसे हेटेरोसिस शब्द का भी इस्तेमाल किया है उन्होंने। तो जो चीज आपने नहीं सुनी है वो भी डालेगी, तो बच्चों को लगेगा कि कुछ नई चीज आई है तो आंसर वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें वो भटकाने की कोशिश करते हैं आपको, होता आंसर एनसीईआरटी वाला ही है, लेकिन वो जो बाकी के दो तीन स्टेटमेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के डाले जाते हैं। ये चीज मुझे देखने को मिली है खास करके बायोटेक्नोलॉजी के पीवाईक्यूज के अंदर, ठीक है। ये भी आपको ठीक से पढ़ के जाना है, हालांकि बहुत इजी है। ये जो आपका प्लाज्मिड है या वेक्टर डीएनए है उसमें कौन सी साइट कहाँ पे है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ये डायग्राम रट के जाना है। यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी मैं एक नया सा लेक्चर बनाऊंगा, जैसे कि मैंने सेल साइकिल का 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए थे, मैं ये लिख के देख सकता हूँ कि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% बनते हैं, तो वो वाला लेक्चर भी आप देख लेना।
तो इसमें दिया है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं डीएनए को, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया कि हम ग्लूइंग माइस बना सकते हैं, उसमें हम बायोल्यूमिनेसेंट जीन जेलीफिश से आइसोलेट करके माइस के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो तो हम तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे ना जब हम एक स्पेसिफिक हिस्से को निकाल पाएंगे या वो कट करके यहाँ पे पेस्ट कर पाएगी। तो कट पेस्ट किसकी वजह से पॉसिबल है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर होता ही नहीं तो मैं कट कर ही नहीं सकता अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वजह से पॉसिबल है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से। डीएनए लाइगेज इसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, ये तो सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा बिटवीन 3' OH एंड 5' फॉस्फेट, तो किसके बीच में करेगा ये भी पूछा जा सकता है। ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम का काम नहीं है, प्राइमेस एंजाइम का काम तो प्राइमर बनाना है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे चाहिए, मान के चलो मुझे यहाँ पे अगेन ह्यूमन इंसुलिन बनाना है, तो ये ह्यूमन इंसुलिन वाला जो जितना पार्ट है वो मैं कट करूंगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से और उसको मैं प्लाज्मिड के अंदर डाल दूंगा, और फिर ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है मैं ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से डाल दूंगा। बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड करेगा वैसे वैसे वो सबके पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का एक एक कॉपी पहुंच जाएगा, और बड़े से बायोरिएक्टर के अंदर हम ये बैक्टीरिया को खाना देंगे, उसका न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे, तो वो डिवाइड करते रहेंगे इनडेफिनाइट टाइम, और मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ह्यूमन इंसुलिन वाला वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा बायोरिएक्टर के अंदर। फिर हम वो बैक्टीरिया सेल को ब्रेक करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उससे बाहर हम फिर किसको आइसोलेट करेंगे? अपने ह्यूमन इंसुलिन को आइसोलेट करेंगे, और फिर वो मार्केट में आएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये देखा। द बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, ये तो आ जाएगा आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। बैसिलस नहीं होगा, सूडोमोनास नहीं होगा, क्लोस्ट्रिडियम नहीं होगा। क्लोस्ट्रिडियम किसके अंदर आप पढ़ते हैं? क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम आपने पढ़ा होगा। तो ये कैंड फूड्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है आपको उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो कैन फूड में ये देखने को मिलेगा, ये बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है, ये बोट्यूलिनम टॉक्सिन बनाएगा, ठीक है। ये जो है इसका यूज हम बोटॉक्स के तौर पे करते हैं स्किन फिलर के अंदर। तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो डर्मेटोलॉजिस्ट देता है उसके अंदर यही टॉक्सिन होता है, लेकिन उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इसका काम बोटॉक्स के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। और अगर आप ये इंजेस्ट कर दे तो ये एक न्यूरोटॉक्सिन भी है, इसलिए कंटेमिनेटेड फूड जिसके अंदर अगर क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम वाला बैक्टीरिया होगा तो वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिन है आपका बोट्यूलिनम टॉक्सिन। तो ये ध्यान में रखना है। अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ कुछ इनडेप्थ भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी कंपटीशन बढ़ चुका है, तो अभी कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको पता होगा तो वो एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। यहाँ पे भी आपको वो डायरेक्टली दे रखा है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, आप देख सकते हैं। इट इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स, इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। तो ये डायरेक्टली दे रखा है, तो ये पैराग्राफ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी आप पढ़ के जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये 1999 में पूछा है। इसमें दिया है फर्स्ट हेट्रोसिस। म्यूटेशन तो रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ये तो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूजुअली पढ़ते क्या है? जीन मैनिपुलेशन, ठीक है, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ा अलग आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये थोड़ा अलग आता है। तो इसमें आपका प्लास्टिड तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपका प्लांट के अंदर होता है। हेट्रोसिस जो है, हेट्रोसिस ये प्लांट ब्रीडिंग के अंदर यूज करते हैं ये टर्म हम, ठीक है। उसके अंदर जो आपका ऑफस्प्रिंग होता है ऑफ डिफरेंट इज हेटेरोसिस इज व्हेन द ऑफस्प्रिंग ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स हैव सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। इसको हम हाइब्रिड विगर भी बोलेंगे। तो पेरेंट्स से भी ज्यादा सुपीरियर होगा ऐसा प्रोजेनी, वो हो सकता है कि फर्टिलिटी में उनसे बेहतरीन हो, या फिर ग्रोथ रेट में उससे बेहतर हो, या फिर डिजीज रेजिस्टेंस उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो हेट्रोसिस जो है ये प्लांट ब्रीडिंग का टर्म है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का टर्म नहीं है। तो प्लाज्मिड को तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर ही नहीं सकते,
हालांकि वो दे सकते हैं आपको ऐसे टर्म्स कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपको यहाँ पे श्योर रहना है कि आपने जो पढ़ा है वही आंसर होगा, क्योंकि ये मैं अगेन बोल रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में ये देखने को मिला है कि वो कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे देंगे कि वो भटकाने की कोशिश करेगी ताकि बच्चा रॉन्ग कर दे। लेकिन आप देख सकते हैं कि आंसर जो होगा वो आपका वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है ये चैप्टर से। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। और प्लास्टिड के आपने ये टाइप्स पढ़ रखे होंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये सारे टाइप्स भी आपको याद रखने हैं, जो कि हम इसके ये लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। हम बाद में एक एक करके वन शॉट लेक्चर्स भी आएंगे। अभी धीरे धीरे अपना जो चैनल है ये न्यू है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज इसमें बहुत ज्यादा है। मैं पीएचडी एंट्रेंस के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ बायोलॉजी। ठीक है, अभी इसमें हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। तो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम एक स्पेसिफिक जगह पे डीएनए को कट कर सकते हैं और फिर जहां पे मुझे जो जीन इसके अंदर डालना है वो इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगेन वही चीज कि जेलीफिश का जो बायोल्यूमिनेसेंट जीन है वो मैंने उठाया होगा और माइस के डीएनए के अंदर वो डाल दिया होगा। उसकी वजह से वो माइस को जब मैं यूवी लाइट के नीचे देखता हूँ तो वो माइस ग्लो करते हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? कॉपी एंड कट पेस्ट की वजह से पॉसिबल है। तो ये कट हम किसकी वजह से कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते थे, यही से हमने ये सारे एंजाइम्स आइसोलेट किए हैं और फिर हम इसको लैब के अंदर यूज कर सकते हैं। इन विट्रो मतलब लैब के अंदर हम यूज कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे हम आपका पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं, पूरा रिकॉम्बिनेंट। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। ए में क्या दिया है? वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लियस लाइक डीएनएस1। ये तो आपका नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस हुआ जो डीएनए को कट करेगा। ठीक है, इसकी वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एक ही शब्द याद रखना है आपको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अगेन यहाँ पे भटकाने की कोशिश की, लेकिन आप ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे क्योंकि ये डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है। सी में दिया है द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड। क्या ट्रांसडक्शन की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है? हालांकि ये भी आपका एक है कि इसकी वजह से भी आप जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो दो टाइप्स होते हैं, एक है जनरलाइज ट्रांसडक्शन, एक है स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि ये भी है आंसर, लेकिन आपको एनसीईआरटी को स्टिक करना है, तो ये आपको एलिमिनेट कर देना है। फोर्थ में दिया है वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो क्या हुआ? क्या इसकी वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला ऑप्शन बी। ये इसका डायग्राम है, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। When scientists make an animal superior by view of genotype, introducing some foreign genes in it is called। तो यहाँ पे अभी दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं ये दोनों के बीच में, क्योंकि ये बहुत क्लोज है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने क्या पूछा है? बायोटेक्नोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे कि आप मीट टेंडराइजर यूज करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, वो जो चिकन के पीसेस है उसको वो सॉफ्ट करने का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर हम रॉ पपाया से पपेन नाम का जो एंजाइम है वो हम आइसोलेट करते हैं और देखने को मिलता है कि वो एक प्रोटीएस है, वो क्या कर सकता है? वो क्ल्यू कर सकता है प्रोटीन को, जिसकी वजह से जो आपका मीट प्रोटीन होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में तो वो एकदम ब्रॉड टर्म है ना बायोटेक्नोलॉजी। अब वहाँ पे हार्मोन बना सकते हैं, आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये स्पेसिफिक टर्म है। आप वहां पे जीन मैनिपुलेट करते हैं, जीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, एक नया ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं आप अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि ये स्पेसिफिक है टू मेकिंग एन एनिमल सुपीरियर। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये ब्रॉड टर्म है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इम्यूनाइजेशन से तो हम यहाँ पे इम्यूनोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर एनिमल टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर की भी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। तो ये जो चीज है आपको नोटबुक में लिख के रखना है। मेरे हिसाब से ये वापस से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बिटवीन ऑप्शन बी एंड डी। तो ये आपको लिख के रखना है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है हमने, ग्लोइंग माइस। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग या आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो अगेन इसको आप निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, प्लाज्मिड के बिना तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो ही नहीं पाएगा मेरा, या वेक्टर तो मुझे चाहिए ही होगा। अगर वेक्टर ही नहीं होगा तो मैं वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा? तो वेक्टर चाहिए मुझे। बाकी के आप देख सकते हैं, लाइसोसोम नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। ये तो सभी ने सॉल्व किया होगा कि प्लाज्मिड इसका आंसर होगा।
और ये प्लाज्मिड, जैसे कि मैंने बोला, ये डायग्राम जो है ये रट्टा मार के जाना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो ये आगे भी पूछा जा सकता है। ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया और ये 2024 में ही पूछा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एकदम फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये वाले लेक्चर का, उसमें भी आपने डिफिकल्टी लेवल देखी है, इसमें भी देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो थे उस वो कम कम हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली भी करके जाना है चीजों को। ये क्या है? पीबीआर 322, प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रॉड्रिक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रख के जाना है, मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है। प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स। तो ये पीबीआर का फुल फॉर्म है, याद रखना है। ठीक है, 100% चांसेस है इसके पूछे आने के अगले अटेम्प्ट्स के अंदर। तो पूछा है कि एक्स एंड वाई जीन का रूल बताओ क्या है। तो अभी ये आप डायरेक्टली इसको तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या है। तो अगर आप ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे एक्स था वहां पे क्या है? ओरी साइट है, और जहाँ पे वाई था वहां पे आरओपी साइट है। ठीक है, ओरी साइट वो साइट होती है कि जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर मैं ये रिकॉम्बिनेंट चीज अगर बैक्टीरिया के अंदर डालू तो उसके अंदर भी रेप्लिकेशन होना चाहिए, तभी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी कॉपी रेप्लिकेट होगा। तो रेप्लिकेट होने के लिए जाहिर सी बात है कि इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ मेरा रेप्लिकेशन होने के लिए जो प्रोटीन है वो भी यहां से बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक दिया है, और जीन वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर एंड वाई फॉर रेप्लिकेशन। जीन एक्स फॉर प्रोटीन involved in the replication of plasmid and Y for resistance to antibiotic। और डी में दिया है जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट एंड वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो कौन सा होगा आपके हिसाब से आंसर? जीन एक्स के अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे ओरी साइट है और यहाँ पे PVU2 साइट भी है, इसका मतलब ये रिकॉग्निशन साइट भी है। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड ROP, जीन वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर। कॉपी नंबर इससे नहीं होगा, और ये दोनों में वाई दे रखा है। जीन एक्स इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड वाई फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक का तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे कोई जीन। एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट, एक्स तो मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला है, एक्स मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला है। तो आंसर मेरा एक ही है कि जीन वाई जो है ये कंट्रोल कर रहा है आपका कॉपी नंबर ROP प्रोटीन से। इसके साथ साथ ये रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के अंदर भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। TI प्लाज्मिड का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसीलिए मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी बोल दिया है। पीबीआर का फुल फॉर्म क्या है? बॉलीवर, प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स। ये मेरे हिसाब से पूछा जाएगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि ऑलरेडी TI का भी प्लाज्मिड का जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया है। तो TI मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ट्यूमर इंड्यूसिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि होता यह है कि जब आप इसके अंदर देखोगे तो ये TDNA वाला रीजन होता है, और यही TDNA वाला रीजन जो है आप सेंड करते हैं प्लांट के अंदर। लेकिन ये TDNA के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑक्सिन फाइटोहार्मोन और साइटोकाइनिन फाइटोहार्मोन के भी जीन्स है, जो कि जिसका काम क्या है? आपका सेल डिवाइड करना। तो अगर बहुत सारा इंडिफिनिट टाइम अगर आपका सेल डिवाइड करेगा प्लांट के अंदर, तो वहां पे क्राउन गॉल डिजीज देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसको हम क्राउन गॉल ट्यूमर भी बोलते हैं। और जो हिस्सा होता है ये TDNA का, यहां से लेके यहां तक, इसके ही बीच में आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, क्योंकि यही पार्ट जो है वो आगे भेज दिया जाता है प्लांट के अंदर। ठीक है, ये जीन्स को भेजने के लिए आपके पास विड जीन्स होते हैं, इसको हम ट्रांसफर जीन बोलते हैं। यही जीन्स की वजह से ये TDNA का ट्रांसफर जो है पॉसिबल हो पाता है इनटू प्लांट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TI प्लाज्मिड कॉजेज ट्यूमर फॉर्मेशन इन प्लांट्स थ्रू द ट्रांसफर ऑफ
सेगमेंट ऑफ इट्स डीएनए कॉल्ड टीडीएनए इनटू प्लांट्स जीनोम। ये टीडीएनए के अंदर जीन्स है वो अलग अलग हार्मोन्स बना सकते हैं, जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का, जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड ग्रोथ दिखाएगा। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड ग्रोथ इज नोन एज कैंसर। ठीक है, तो वो क्राउन गॉल डिजीज इस तरीके से कॉज करता है। तो एक और चीज पूछी जा सकती है, जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस का जिक्र किया है, लेकिन डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड आज तक नहीं पूछा है। तो ये अगेन थोड़ा सा इन डेप्थ बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्टार मार्क करके रख लो, क्योंकि डिसआर्म शब्द का प्रयोग उन्होंने रेट्रोवायरस के अंदर कर रखा है, लेकिन टीआई के अंदर नहीं किया। और बायोलॉजी के अंदर डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या रोल है हम समझते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट बॉर्डर था, ये राइट बॉर्डर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये लेफ्ट बॉर्डर है और ये राइट बॉर्डर है। इसके ही बीच में जितने जीन से वो हम ट्रांसफर करते हैं प्लांट के अंदर। लेकिन पूरा प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से और इसकी वजह से तो कैंसर हो रहा है या डिजीज फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो जीन्स है, जितने भी जीन्स है, ओपाइन सिंथेसिस जीन, ऑक्सिन जीन, साइटोकाइनिन जीन, ये सबको हम डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे ओनली एंड ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल पाएंगे। तो बाकी के जो कैंसर कॉजिंग जीन्स थे या फिर जो ट्यूमर फॉर्मेशन वाले जीन्स थे उसको हमने डिलीट किया। तो ऐसे प्लाज्मिड को हम क्या बोलेंगे, डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड। अभी ये चाह के भी आपका प्लांट के अंदर ट्यूमर फॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्यूमर फॉर्म करने वाले जीन्स को ही मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम, अ बैक्टीरियम व्हिच कॉजेस क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। तो ऐसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे मॉडिफिकेशन करते हैं कि जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स है, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन सिंथेसिस वाले, उसको हम टीडीएनए वाले रीजन से डिलीट करते हैं। और फिर आपका अभी जो प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, वो सेफ है, वो कोई भी तरीके का आपका क्राउन गॉल डिजीज या कोई और डिजीज जो है प्लांट के अंदर वो कॉज नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इन डेप्थ वाला एक आधा स्लाइड जो है ये समझ लेना, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमने ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स को डिलीट किया है, बस, बाकी कुछ नहीं किया है। और ये टीडीएनए रीजन जो है लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बीच में जो रीजन है, इसको हम टीडीएनए रीजन बोलेंगे। यही रीजन को हम ट्रांसफर करते हैं प्लांट के अंदर, और ये टीडीएनए के अंदर हम फिर अभी जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना डाल सकते हैं, जो हमको प्लांट के सेल के अंदर भेजना है। और ये टीडीएनए का ट्रांसफर करने के लिए ये विर जीन्स होते हैं, ये ट्रांसफर कॉज करवाते हैं। ठीक है, तो एक और चीज वहां पे लिख लो कि विर जीन्स के वजह से ट्रांसफर हो पाता है। वो पूछ सकते हैं आपको कि अगर मान के चलो मैंने विर जीन्स को डिलीट किया तो क्या ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, तो यहां से भी आ सकता है। तो विर जीन्स के वजह से ही ट्रांसफर हो पाता है। विर जीन्स को ही हम क्या बोलेंगे, विरुलेंट जीन या ट्रांसफर जीन। विदाउट विर रीजन आपका टीआई प्लाज्मिड प्लांट के अंदर भेजा नहीं जा सकता। और क्या है, हिंट तो आपको पता ही है कि ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि आइसोलेट किया गया है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये दिया है, इट विल ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस बोलते हैं या रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, हिंट 2, जो कि अगेन बाकी के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरह ही इसको भी एक उसकी खुद की एक सेपरेट रिकॉग्निशन सीक्वेंस चाहिए होगा, जिसपे वो आइडेंटिफाई कर सकता है और वहां पे वो कट कर सकता है। इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो कितने बेस पेयर का होता है, 6 बेस पेयर। अगर हम इको आर वन की बात करें तो इको आर वन का भी सेम है। इको आर वन का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो कौन सा होता है, GAATTC। अगर आप काउंट करोगे GAATTC तो 6 बेस पेयर का हो गया ये। और बेस पेयर की हम बात कर रहे हैं तो नीचे भी मेरा ये पेयरिंग चलेगा, GAATTC। जी और ए के बीच में कट लगाता है, जी और ए के बीच में कट लगाएगा इको आर। ऐसे ही आपका सीक्वेंस होगा 6 बेस पेयर का, किसके लिए, हिंट 2 का। हिंट 2 का जो सीक्वेंस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इको आर वन का ही आपको यूजुअली पूछा जाएगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, SMA 1 का भी पूछा जा सकता है, तो आपका होमवर्क होगा SMA 1 का सीक्वेंस ढूंढना। ये ब्लंट एंड कटर है, तो इसका सीक्वेंस आपको ढूंढना है होमवर्क के अंदर। मेरे हिसाब से आ सकता है, क्योंकि दो चीजें आएगी। एक मेरा स्टिकी एंड कटर होता है, मतलब कुछ सीक्वेंस जो है मेरा इस तरीके से ये कट लगाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं,
इसका उल्टा कर देना है, तो उल्टा नीचे से हम दिखाएंगे। तो ऐसे जो एंड्स हो गए इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। और जब ब्लंट एंड कटर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब कट करता है तो ऐसे अगर एंड्स बने तो इसको हम बोलेंगे ब्लंट एंड। तो हो सकता है डायग्रामिकली आपको पूछे ऐसे क्वेश्चन, ये भी पॉसिबल है। तो ऐसे में वन जो है आपको ब्लंट एंड्स देगा कट करने के बाद। और एकदम इजी सा लॉजिक है कि ये स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड क्यों दे रहा है। मान के चलो मैं अगर इको और वन जो है मेरा बराबर ऐसे बीच में कट करता तो फिर मेरा ब्लंट एंड बन जाता। अगर मैं मेरा ये इको और वन इसके बजाय अगर ये दोनों के बीच में कट कर रहा है तो मेरा स्टिकी एंड बनेगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या है, 6 बेस पेयर कटर है ये। फिर वो पूछ सकते हैं कि मान के चलो कि इको और वन का जो सीक्वेंस था वो GEETTC था और एक लंबा सा डीएनए है, वो देखिए आपको पूछेगी लंबा सा डीएनए है, उसके अंदर अगर मैं कट करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ 6 बेस पेयर कटर। 6 बेस पेयर कटर मतलब जो रिकॉग्निशन एंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन साइट 6 बेस पेयर का है, तो वो बड़े से डीएनए के अंदर ये एग्जैक्ट साइट मिलने का क्या चांस बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आपको क्या कर लेना है 4⁻6। तो फिर आप 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इस तरीके से करोगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो ये 6 बार कर लेना है 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आपका बेस पेयर 6 बेस पेयर कटर होगा ये वंस इन 4096 बेस पेयर कट करेगा। लिख के ले लो, यहां से क्वेश्चन आएगा अगले अटेम्प्ट के अंदर, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना। तो 4⁻n कर लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर मैं 6 बेस पेयर कटर का इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो कितने बार कट कर सकता है, कितने बेस पेयर में। ठीक है, तो आ सकता है या नहीं आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अगर वो जेनेटिक कोड के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो 64 ही क्यों होता है, उसको हम 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लेते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लॉजिक लगता है वहां पे, तो यहाँ पे भी वैसा ही लॉजिक लग सकता है आपका। ठीक है, तो 4⁻6 कर लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 4096। याद क्या रखना है कि ये जो कितने बेस पेयर का कटर है ये देखना है और 4 के ऊपर वो लगा देना है और कैलकुलेट कर लेना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और ये आप बोल भी नहीं सकते कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये अप्लाइड पूछेगी आपको यहाँ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4096। तो ये 6 बेस पेयर कटर जो है ये वंस इन 4096 बेस पेयर आपका कट लगाएगी। ठीक है, ये हमने देख लिया। Ligation of foreign DNA at which of the following site will result in loss of tetracycline resistance of PBR322। पहले हम देखेंगे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कहाँ पे है। तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और यही रेजिस्टेंस जीन के बीच में मेरा BAM-H1 का भी साइट आ रहा है और सेल1 का भी साइट आ रहा है। मतलब जब मैं BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको ट्रीट करूंगा तो वो यहाँ पे इस तरीके से कट लगाएगा और सेल1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो इस तरीके से यहाँ पे कट लगाएगा। तो बोल रहा है कि अगर मैंने फॉरेन डीएनए लाइगेट किया तो कौन से जगह पे मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जो जीन है उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का फंक्शन तब मेंटेन रहेगा जब मैं इतने हिस्से को एज इट इज मेंटेन रखूं, यहाँ पे कोई भी तरीके का छेड़छाड़ ना करूं। ठीक है, तभी मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन फंक्शनल हो पाएगा। लेकिन मान के चलो मैंने यही जीन के अंदर मैंने BAM-H1 और सेल1 से इसको ट्रीट किया, वहां पे वो डीएनए खुल गया और फिर वो खुलने के बाद मान के चलो मैंने इतने हिस्से में मेरा खुद का फॉरेन डीएनए डाल दिया जिसको मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलता हूँ। अभी हुआ ये होगा कि ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जो जीन का सीक्वेंस होगा
उसके अंदर मैंने जबरदस्ती किसी और का सीक्वेंस डाल दिया है। तो भी जब मेरा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जो जीन है वो तो डिसरप्ट हो गया मेरा। उसकी वजह से अभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेरा खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कौन से एरियाज अफेक्ट हो गए ये बोल रहा है यहाँ पे। तो ये जीन का फंक्शन अगर मुझे डिस्टर्ब करना है तो कहाँ पे मुझे फॉरेन डीएनए डालना होगा, या तो मैं बैम H1 या सेल 1 के साइट्स के अंदर ये डाल दूं। तो यहाँ पे वो दोनों को ढूंढना है आपको। तो आंसर क्या है, बैम H1। इसके साथ साथ आपका आंसर क्या हो सकता था, सेल 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन। सही है। इट इज यूज्ड टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट होस्ट सेल। यूकैरियोटिक के अंदर कौन आएगा, आपका प्लांट आएगा, तो ये तो ये होगा। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर आपका कौन, प्रोकैरियोट के अंदर कौन आएगा, आपका बैक्टीरिया आएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर तो हम यूजुअली इसको नहीं पढ़ते, तो बोथ जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाए। अच्छा, इनकरेक्ट वाला ही ढूंढना है, तो आंसर ही मिल गया आपको, आंसर ही मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 1। TI plasmid from Agrobacterium tumefaciens used for gene transfer is not pathogenic to plant cell। ये तो सही बात है, ये पैथोजेनिक नहीं होता। इट ट्रांसफॉर्म्स नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जो TDNA है उसके अंदर ऑक्सिन साइटोकाइनिन के भी जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन देखने को मिलेगा प्लांट सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्राउन गॉल डिजीज देखने को मिलेगा प्लांट के अंदर। ठीक है, वो एक डिजीज है, वो एक पैथोजेनिक नहीं है आपका ये बैक्टीरिया। इसलिए ऑप्शन बी में जो है ये आपका स्टेटमेंट सही है कि दैट बैक्टीरिया जो है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन वो पैथोजेनिक नहीं है, हालांकि वो डिजीज कॉज करवा रहा है। ठीक है, वो अलग चीज है। वो डिजीज किसकी वजह से कॉज हो रही है, आपका ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के डिवीजन की वजह से वो डिजीज कॉज हो रही है। डी में क्या दिया है, इट डिलीवर्स TDNA इनटू प्लांट सेल। सही बात है, ये आपका डिलीवर किया जाता है। इसी के अंदर हमने देखा था कि ये TDNA के अंदर ही हम क्या करते हैं, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे ये TDNA का रीजन है, मान के चलो मैंने यहाँ पे फिर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है डाल दिया, जो मैं डालना चाहता हूँ प्लांट के अंदर, तो वो मैं ये TDNA के अंदर ही डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात सही है। और फिर ये TDNA जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ इनटू प्लांट सेल। ट्रांसफर करने के लिए मुझे ट्रांसफर जीन की जरूरत पड़ेगी, उसको मैं विरुलेंट जीन बोलूंगा। दिस विरुलेंट जीन विल मीडिएट द ट्रांसफर ऑफ TDNA फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम इनटू द प्लांट सेल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इतना हिस्सा जो है ये TI प्लाज्मिड है पूरा, और ये TI प्लाज्मिड के अंदर कोई TDNA होगा जो कि ये रेड कलर से दिखा है, तो मान के चलो ये रेड कलर वाला जो हिस्सा है ये TDNA का है। और यही TDNA के अंदर जो है यूजुअली हम क्या करते हैं, किसको क्लोन करेंगे आप, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसके अंदर आप इंटीग्रेट करोगे। तो ये TDNA अलॉन्ग विद इट्स जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका चले जाएगा किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ये ट्रांसफर करने के लिए आपको कौन से जीन की जरूरत पड़ती है, विड जीन्स, जो कि है विरुलेंट जीन्स। ये प्रमोट करेगा ट्रांसफर ऑफ TDNA रीजन इनटू TDNA इनटू योर प्लांट सेल, और इस तरीके से आपका प्लांट सेल जो है वो आपका रिकॉम्बिनेंट हो सकता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग पूछा है, ये तो भाई इजी क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। CLA1 क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट है, ये रिकॉग्निशन साइट, बस B का 3 होना चाहिए। तो ये गया, ये गया। रेट्रोवायरस क्या करेगा, ये डिसआर्म रेट्रोवायरस, ये हम जीन को डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं इनटू एनिमल सेल। कनामाइसिन क्या होगा, आपका सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को A का 4 लग रहा था और उनको लग रहा था ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन अगर इन्होंने स्पेसिफिकली आपको D में R जीन दिया है, कनामाइसिन R जीन, इसका मतलब क्या है, आप फिर इसको मोर अप्रोप्रिएट किसको कंसीडर करोगे, आप 4 को कंसीडर करोगे या आप सेकंड को कंसीडर करोगे। ठीक है, नो डाउट फोर्थ का जो है वो सेकंड भी है, फोर्थ भी आपका सही है, लेकिन ये आर की वजह से ये स्पेसिफिकली आपका किस में चले आएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम इसको बोले, और कनामाइसिन जो है आपका सिलेक्टेबल मार्कर जीन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही इस तरीके से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, B का 3 होना चाहिए, A का 2 होना चाहिए, तो आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके का भी सिचुएशन आपके सामने आ सकता है
तो ये वाला भी आप नोट्स में इंक्लूड कर लेना कि क्या क्या कंफ्यूजन वाले चांसेस आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला बताया था, वैसे इसमें भी कंफ्यूजन होने के चांसेस बन सकते हैं आपके। अभी इतना डेप्थ में आपको नहीं समझना, मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस जो है ये पूछा भी गया है और ऊपर से एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड तो हमने देख लिया है। डिसआर्म्ड हम करते इसलिए है क्योंकि जो हम डीएनए अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो डीएनए है, डीएनए का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो अगर हम डालना चाहते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वहां पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, उसके लिए हम डिसआर्म करेंगे। जैसे कि मान के चलो हम अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन के टी डीएनए रीजन में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दे, लेकिन उसके अंदर तो ऑक्सिन के जीन भी है, साइटोकाइनिन के जीन में, तो वो दिक्कत ला सकते हैं और प्लांट के अंदर वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन दिखा के वहां पे ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। तो अगर मुझे ट्यूमर नहीं चाहिए कोई प्लांट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, वो जो टीआई प्लाज्मिड है उसको डिसआर्म कर दूंगा। डिसआर्म मतलब मैं तकलीफ देने वाले जीन को निकाल के फेंक दूंगा। तो उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को मैं निकाल दूंगा, डिलीट कर दूंगा। उसमें ओपाइन का जो जीन है सिंथेसिस का, वो भी मैं निकाल दूंगा। वो टी डीएनए रीजन में लेफ्ट और राइट बॉर्डर में मैं सिर्फ और सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखूंगा, ताकि मेरा झंझट ही खत्म, क्राउन गॉल डिजीज भी नहीं होगा प्लांट को, प्लांट भी बच गया। वैसे ही अगर मैं ये चाहता हूं कि रेट्रोवायरस की मदद से मैं अगर एनिमल सेल के अंदर कोई जीन को डालूं, तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस डिजीज कॉज कर सकता है। तो मैं वो नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं सिर्फ कि जीन जाए मेरा। तो इसमें एक रीजन होता है गैग रीजन, ये मैट्रिक्स कैप्सिड न्यूक्लियो कैप्सिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक है प्रोटीएस वाला रीजन, और एक है मेरा पॉल रीजन, और एक है ईएनवी रीजन जो कि एनवलप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आप ये रेट्रोवायरस डिटेल में पढ़ोगे उसके अंदर ये आ जाएगा। तो जो जो ये तकलीफ देने वाले रीजन थे, मैं इनको डिलीट कर दूंगा और मैं इनके जगह पे सिर्फ क्या डाल दूंगा, फिर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डाल दूंगा, बस बात खत्म है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से मॉडिफाई किया। तो इस तरीके से अगर मैं वायरस को मॉडिफाइड करूं ताकि हम उसकी जो एबिलिटी है टू कॉज डिजीज वो अगर मैं डिलीट कर दूं, तो ऐसे रेट्रोवायरस को हम बोलेंगे डिसआर्म रेट्रोवायरस, ये याद रखना आपको। ठीक है, और फिर ऐसे डिसआर्म रेट्रोवायरस को मैं ट्रांसफर यूज कर सकता हूं टू ट्रांसफर जीन इनटू एनिमल सेल, और हम इसको जीन थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना आपको एडिशनल पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले, और ये आपको दिया भी है एनसीईआरटी के अंदर, डिसआर्म रेट्रोवायरस। तो आपको पता है कि एनसीईआरटी में अगर दिया है तो फिर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और आपको रेट्रोवायरस भी दे रखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी आपको वो पढ़ना है। ठीक है, और ये भी प्लाज्मिड आपको पढ़ के जाना है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन विद ईटीबीआर, जो आपका इथिडियम ब्रोमाइड है, विल शो। इथिडियम ब्रोमाइड जो है ये आपका कार्सिनोजेनिक एजेंट है। इसलिए जब भी आप अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो आपको ग्लव्स पहन के ही काम करना पड़ेगा। जो आपके सर्जिकल ग्लव्स होते हैं स्टेराइल, उसको पहन के ही आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ईटीबीआर जो है वो अगर स्किन के एक्सपोजर में आ जाए तो वो हो सकता है कि म्यूटेशन कॉज कराए और कैंसर हो जाए आपको। दूसरी बात यह है कि ये ईटीबीआर जो है ये इंटरकैलेटिंग एजेंट है। इसका मतलब ये जो है डीएनए के बेसिस के बीच में बैठेगा, और जब मैं यूवी रेडिएशन या फिर यूवी लाइट के अंदर जब मैं वो बैंड को देखता हूं अगर उस इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, तो मुझे वो ब्राइट ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है। वो तो तभी देखने को मिलेगा ना जब ये ईटीबीआर वो डीएनए के बेसिस के बीच में जाके बैठ जाए या फिर कोई इंटरकैलेटिंग एजेंट हो जाए। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है ईटीबीआर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कलर कौन सा देखने को मिलेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर, याद रख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद इस तरीके के आपको बैंड्स देखने को मिलेंगे, ये सारे डीएनए के बैंड्स हैं, तो ब्राइट ऑरेंज कलर के देखने को मिले। ठीक है, इन जीन गन मेथड used to introduce foreign DNA into host cells, माइक्रो पार्टिकल ऑफ डैश मेटल आर यूज्ड। तो कौन सा मेटल आप यूज करोगे इसके अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ से।
अगर मुझे प्लांट सेल्स के अंदर चीजें भेजनी है तो वो जो प्लांट सेल है दे विल बी बोम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टेन कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज बायोलिस्टिक और जीन गन। तो ये मेथड के अंदर हम माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं गोल्ड और टंगस्टेन के, उसके ऊपर हम कोट करते हैं अपना डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि हम भेजना चाहते हैं प्लांट सेल के अंदर, और हाई वेलोसिटी से उसको हम बोम्बार्ड करेंगे इनटू प्लांट सेल। अभी यही चीज अगर मैं एनिमल सेल के ऊपर यूज करता तो एनिमल सेल तो डेलिकेट है ना, वो तो फट जाएगा आपका, उसके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो एनिमल सेल जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। प्लांट सेल तो बच जाएगा क्योंकि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल भी है। तो ये जो टेक्निक है हम ये एनिमल सेल के अंदर यूज नहीं करते, एनिमल सेल के अंदर हम दूसरे टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको। अब डिसआर्म्ड यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, रेट्रोवायरस यूज कर सकते हैं अगर मुझे एनिमल सेल के अंदर जीन भेजना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, टंगस्टेन और गोल्ड। तो सिल्वर नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, जिंक नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। तो PBR 322 प्लाज्मिड है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी वेक्टर है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी वेक्टर है। प्रोब आपका वेक्टर नहीं है क्योंकि प्रोब जो है, रोल क्या है प्रोब का, टू बाइंड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन द जीनोम। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कि एक डीएनए के अंदर ये प्रोब का टारगेट लोकेशन है, तो मेरा प्रोब क्या करता है, मान के चलो मैंने प्रोब को फ्लोरोसेंट डाई से लेबल किया है ताकि मुझे पता चले कि मेरा प्रोब कहाँ पे बाइंड किया है, तो मैं उसको फ्लोरोसेंट डाई से मान के चलो मैंने लेबल किया उसको, और जहां पे मेरा प्रोब बाइंड करेगा तो वो फ्लोरोसेंस वहां पे वो हिस्से में मुझे देखने को मिलेगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये जो मेरा प्रोब है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ यहाँ पे बाइंड कर चुका है। यही चीज आप सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर भी यूज करते हैं जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये काम होता है प्रोब का, टू टू बाइंड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन द जीनोम। तो प्रोब का काम तो क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर आपका प्लाज्मिड आएगा, कॉस्मिड आएगा, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आएगा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है, देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। आपने सेपरेट तो कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ योर डीएनए साइज, लेकिन अगर मुझे मान के चलो कि जो जितने भी मैंने डिफरेंट सैंपल चलाए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे मैंने सैंपल चलाए, मान के चलो यहाँ तक 20 है, और यहाँ पे मैं एक लैडर चलाता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये मार्केट के अंदर नोन होगा, मुझे इसका ऑलरेडी साइज पता होगा कि मान के चलो ये 1,500 किलो बेसिस का है, यहाँ पे मेरा 1,000 किलो बेसिस का है। तो अगर मुझे यहाँ से इस तरीके का आइडिया आ जाएगा कि क्या साइज है, तो ये इस तरीके से हम पहले लैडर को रन करेंगे, ये भी एक सैंपल ही होगा नोन डीएनए कॉन्सेंट्रेशन का। उसके बाद में हम अननोन डीएनए कॉन्सेंट्रेशन का सैंपल चलेगा, अलग अलग वेल में हम अलग अलग सैंपल्स के डीएनए के कॉन्सेंट्रेशन को लोड करेंगे, और जो चीज मुझे चाहिए, मान के चलो ये चीज मुझे चाहिए, मुझे यहां से डीएनए लेना है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करूं, क्योंकि मुझे तो स्टडी इसके ऊपर ही करना है, सिर्फ बैंड देख के तो मेरा काम होगा नहीं। तो मुझे मान के चलो यहां से एक्सट्रैक्ट करना है डीएनए को, तो ये टेक्निक को हम बोलते हैं इल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, ये भी सही बात है, उसकी वजह से ही हम यूवी लाइट के अंदर जब देखते हैं तो ब्राइट ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर्ड बैंड्स, डीएनए बैंड्स ऑन जेल। ब्लू कलर कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये तो ब्राइट ऑरेंज कलर देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, क्योंकि ये नॉट ट्रू पूछा है। डी में दे ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। तो यूवी लाइट के अंदर ही आपको ये चीज देखने को मिलेगी, आपको नॉर्मल ट्यूबलाइट के अंदर ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजीली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपको इक्वार1 का रिकॉग्निशन साइड जो है या सीक्वेंस जो है वो रट्टा मार के जाना है, GAATTC। तो यहाँ पे बाकी के जितने भी ऑप्शन है, हालांकि इसमें सारे पैलिंड्रोमिक दे रखे उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन
बाकी की जो साइट्स है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइट्स नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी में जो साइट दिया है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का है, वो भी किसका साइट है, इकोआर1 का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पहले। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी डायग्राम दे रखा है आपको एनसीईआरटी के अंदर। GAATTC जो इकोआर1 जो है वो यहाँ पे कट लगेगा, ये यहाँ पे कट लगेगा, अगेन GAATTC यहाँ पे कट लगेगा, और G और E के बीच में यहाँ पे कट लगेगा। ठीक है, फिर दिया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हाँ, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का खुद का एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा और वो पैलिंड्रोमिक नेचर का होगा, ये भी हमने देखा है ऑलरेडी। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, ये भी आपका सही है। तो ये एग्जैक्टली बीच में कट नहीं करता, आपको ध्यान में रख लेना है, ये आपको याद भी कर लेना है स्टेटमेंट एज इट इज, कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है जो कट करेगा, पहले तो वो रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरा खुद का साइट कहाँ पे, जिसको हम रिकॉग्निशन साइट बोलेंगे, और वहां पे वो जो कट करेगा वो बराबर वहां पे कट नहीं करेगा, वो थोड़ा सा वो आपका जो रिकॉग्निशन साइट है उसके पहले कट करेगा वो, या फिर उसके बाद कट करेगा, थोड़ा सा बाद कट करेगा। ये आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिला है 2022 के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है दोनों आपके करेक्ट हैं, और ये वाला जो चीज है ये आपको नोट्स में लिख लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या करेगा कि एग्जैक्टली पैलिंड्रोमिक साइट पे कट करेगा, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो GAATTC ये पैलिंड्रोमिक साइट है, या फिर रिकॉग्निशन साइट है किसका, इकोआर1 का, तो यहाँ पे कट कर रहा था इकोआर1, यहाँ पे कट कर रहा था इकोआर1। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली में होता ये है कि आपका जो कट लगता है वो लिटिल अवे कट लगेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कटिंग आपका आरएनए सॉरी आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। कोई कोई एकदम सेंटर बराबर बीच पे कट लगाएगा, बराबर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट लगाएगा, कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के थोड़े पहले कट लगाएगा, और कोई कोई तो ऐसे वो बहुत ही दूर कट लगाएंगे। ठीक है, जो कि आपके अगेन सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये स्टेटमेंट 2 एज इट इज याद करके जाना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर, ये तो ऑलरेडी आपको सारे पॉइंट दे रखे कि हाई कॉपी नंबर होना चाहिए प्लाज्मिड का, दूसरा है कि बहुत ज्यादा मुझे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइट्स नहीं चाहिए, वरना हम जब ट्रीटमेंट देंगे उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोसीजर। ठीक है, तो ऐसे आपके बहुत सारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे रखे, जैसे कि उसके अंदर मार्कर जीन भी होना चाहिए, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई नॉन ट्रांसफॉर्म वाला कहाँ पे है, ट्रांसफॉर्म वाला कहाँ पे है। मुझे तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाले की ही जरूरत है, क्योंकि हम उसी को स्टडी करना चाहते हैं। तो नॉन ट्रांसफॉर्म वालों को एलिमिनेट या उसको पहचानने के लिए हमारे पास कोई सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो भाई होना ही चाहिए, बिना इसका तो आपका जो प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट करेगा ही नहीं होस्ट के अंदर, तो ये तो होना ही चाहिए। मार्कर जीन भी होना चाहिए, बिना इसका आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ट्रांसफॉर्म वन कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्म वन कौन सा है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये भी मेरा डिजायरेबल फीचर है। जितने कम साइट्स होंगे उतना मेरा क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं होगा। अगर 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स हो जाए तो फिर हो सकता है कि वहां पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले, वो जो टास्क है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपके जीन क्लोनिंग का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन है, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, अगर मैं मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट लू विद इन वेक्टर तो वहां से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे जो कि अपना टास्क जो है कॉम्प्लिकेट कर देंगे जीन क्लोनिंग का। ठीक है, डीएनए स्टैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एस, तो जैसे कि हमने बात किया कि ब्राइट ऑरेंज ब्रांड देखने को मिलेगा आपको।
तो ब्राइट ब्लू नहीं होगा, येलो नहीं होगा, डार्क रेड नहीं होगा। तो इस तरीके के ब्राइट ऑरेंज बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख कराए तो आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड्स देखने को मिलेंगे यूवी लाइट के अंदर। और क्या दिया है, प्लाज्मिड PBr322 has PST1 restriction enzyme site within gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain, ठीक है, तो प्लाज्मिड के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसके ही बीच में PST1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइड भी है। फिर यहाँ पे मैं कट करूंगा, वो डीएनए ओपन होगा, फिर वो डीएनए ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे फिर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मैं डाल दूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये डाल दूंगा तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का जो सीक्वेंस है वो डिसरप्ट हो जाएगा। मतलब अभी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये बैक्टीरिया के अगेन जो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ये जीन को ही डिसरप्ट कर दिया है, क्योंकि वहां पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। तो if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain, तो यहाँ पे अगर फंक्शन मेरा लॉस हो जाएगा तो इसकी वजह से अभी आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने डिसरप्ट कर दिया वो जीन का फंक्शन, आपने कोई और जीन डाल दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने ये पढ़ा होगा कि इंसर्शन अगर मैं कर दूं तो वो आगे पूरा सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ हो जाता है, जेनेटिक कोड के अंदर आपने ये पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का फंक्शन ही नहीं मिलेगा आपको, तो आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, ए में दिया है कि एक नया प्रोटीन बनेगा, नया प्रोटीन बन ही नहीं सकता वहां पे। ट्रांसफॉर्म सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन एज वेल एज बीटा गैलेक्टोसाइड। बीटा गैलेक्टोसाइड जो है आपका ये एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस नहीं है, तो इससे वो क्या ही रेजिस्ट करेगा। डी में दिया है कि वो होस्ट सेल का लाइसिस कर देगा, मतलब वो होस्ट सेल का वहां पे ब्रेकेज हो जाएगा, तो ऐसा भी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया। A specific recognition sequence identified by endonuclease to make cut at specific position within the DNA, क्या होना चाहिए, recognition sequence। तो recognition sequence कैसे होते हैं, पैलिंड्रोमिक इन नेचर। ठीक है, ओकाजाकी सीक्वेंस तो आप ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। डीजनरेट प्राइमर सीक्वेंस ये भटकाने की कोशिश की है। पॉली ए टेल सीक्वेंस अगेन ये तो आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है जो 3 प्राइम एंड की तरफ देखने को मिलेगा, तो अगेन इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए डाले गए। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसी को हम रिकॉग्निशन साइट बोलेंगे ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। तो ये तो सही स्टेटमेंट जा रहा है आपका, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अलग अलग एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। कि कोई हो सकता है कि 6 बेस पेयर कटर हो, कोई 8 बेस पेयर कटर हो, कोई 4 बेस पेयर कटर हो, तो हर एक का जो लेंथ है रिकॉग्निशन सीक्वेंस का वो अलग अलग हो सकता है। उसी के बेसिस में हम 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर, 8 बेस पेयर इस तरीके की बात करते हैं। ये तो सही स्टेटमेंट है आपका, रॉन्ग वाला ढूंढना है। दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए पैलिंड्रोमिक साइट, जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, ये भी सही बात है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी के वजह से ही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो पा रहा है। बिना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता आपका। तो सी वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर डी आपका सही जवाब है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे अगर डायग्राम होगी तुरंत, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो स्टिकी एंड जनरेट हुए हैं मेरे इको अर्बन के कट के बाद, ये इस तरीके से डीएनए खुलेगा मेरा, और ये जो मान के चलो ये स्टिकी एंड से, ठीक है, तो ये इस तरीके से खुला होगा, जो मैं ये ब्लैक कलर से लेबल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इस तरीके से खुला हुआ ये डीएनए, तो ये स्टिकी एंड है। और यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे तो ये दूसरे कलर से ऊपर दिखा देते, येलो कलर से दिखाते।
तो ये इस तरीके का जो हिस्सा है मैंने ले रखा है यहाँ से, ठीक है, AATT, और फिर ये C और G जो है मेरा कंबाइंड था, तो उसको हम ले लेते हैं, चलो यहाँ पे। तो यहां से लेके ये यहाँ तक, ठीक है, ये लिया हुआ है मैंने। तो ये दोनों को जब मैं साथ साथ रखता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे G ऑलरेडी था, ये C ऑलरेडी था चिपका हुआ, और यहाँ पे C और G था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या था, T, T, A, A, और ऊपर क्या था ब्लैक वाले के रीजन में AATT था। आप खुद देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुआ या नहीं हुआ दोनों के बीच में, ये हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो डायरेक्ट हो सकता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इसको थोड़ी ना आपको डीएनए लाइगेज देना पड़ेगा, ठीक है। डीएनए लाइगेज सिर्फ गैप सील करने को दिया जाता है, स्टिकी एंड्स तो खुद पे खुद आपके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से चिपक सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके अंदर। चूज द करेक्ट पेयर, तो करेक्ट पेयर ढूंढना है भाई, बताओ करेक्ट पेयर क्या होना चाहिए। करेक्ट पेयर क्या होना चाहिए, लाइगेज जॉइन 2 डीएनए मॉलिक्यूल, सही बात है, ये तो सही जा रहा है आपका। पॉलीमरेज ब्रेक, ये तो सिंथेसाइज करेगा ना, सिंथेसाइज करेगा। आरएनए पॉलीमरेज हुआ तो आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज होगा तो डीएनए को सिंथेसाइज करेगा, तो ये ब्रेक नहीं करेगा इसको। न्यूक्लियस क्या है, सेपरेट, सेपरेट 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये तो हेलिकेज का काम है, ठीक है। बाय डिसरप्टिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दो सेपरेट 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाएगा, तो वो न्यूक्लियस का काम नहीं होता। एक्सो न्यूक्लियस जो है ये बोल रहा है इट विल मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, ये कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियस। और अगर वो भी मैं स्पेसिफिक पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोल सकता हूं, ठीक है। और विद इन डीएनए की बात करें तो अगेन वहां पे एंडोन्यूक्लियस आएगा। मान के चलो अगर मेरा ये, अगर मैं नॉर्मली कुछ भी ले लूं तो GCT, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या होगा, TTAACGA। अगर मैं यहाँ पे कट करूं तो ये विद इन डीएनए हो गया, तो विद इन डीएनए कट करने वाले को हम क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियस। और अगर बाहर से कट करें हम तो ए वही लेते हैं, AATT GCT, TTAACGA। अगर मैं बाहर से कट करना चाहूँ, ठीक है, मान के चलो मैं यहां से मान के चलो कट करना चाहूँ, यहां से इस तरीके से इसको कट करना चाहूँ, तो ये टाइप का जो एंजाइम है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। जो एंड से कट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये याद रखना है। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1, देखो EcoR1 के ऊपर कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमने वो कितने क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे, तो GAATTC होना चाहिए, तो GAATTC होना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना है कि आपको ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC लिखना है, ठीक है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप करोगे तो CTTAAG हो जाएगा। अगर आपने ऐसा लिखा कि 3 प्राइम GAATTC, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो ये हो जाएगा भाई गलत, ठीक है, ये वाला सही है। तो ध्यान में ये रखना है कि दोनों में से आपको कौन सा लगाना है, तो ये आपका EcoR1 का सही सीक्वेंस है आपका, तो 5 प्राइम से लेके GAATTC होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये कंफ्यूज करने के लिए 5 प्राइम 3 प्राइम इंटरचेंज करके आपको दे सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से बुक के अंदर भी मेंशन नहीं है कि कहाँ पे 5 प्राइम लेना है, कहाँ पे 3 प्राइम लेना है, तो भाई यहाँ पे ये नोट डाउन करके रख लो आप, ये नोट्स के अंदर आप डाल के रख लो, यहाँ से कंफ्यूजन होने के चांसेस बन सकते हैं आप।
द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। सिलेक्टेबल मार्कर तो नॉन ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉग्निशन साइट होते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के। रिकॉग्निशन साइट अगेन ये सेम चीज ये बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ओरी साइट जो है ये इट इज रिलेटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन, यही से आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो प्लाज्मिड भी आपका रेप्लिकेट करेगा, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटेड होते हैं ना ये, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होते हैं, तो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट कर सकता है ये। तो अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वही प्लाज्मिड के अंदर होगा, तो प्लाज्मिड के अंदर जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फॉरेन डीएनए है वो भी रेप्लिकेट होगा। अगर हाई कॉपी नंबर वाला प्लाज्मिड हुआ, तो हाई कॉपी नंबर वाला प्लाज्मिड मतलब एक बैक्टीरियल सेल के अंदर कितने सारे प्लाज्मिड रह सकते हैं, उसको हम हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड बोलेंगे। ठीक है, तो हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड ही होना चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि वो प्लाज्मिड जो है बहुत ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए आपको वो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है कि हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड होना चाहिए। तो वो एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम बोलते हैं आपके वेक्टर का। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साइट को हम बोलेंगे ओरी साइट, एंड इट इज कंसर्न विथ योर कॉपी नंबर इन द वेक्टर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगेन, तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ईटीबीआर ढूंढना है, तो ईटीबीआर ढूंढना है, और यूवी लाइट के अंदर हम देखेंगे, इंफ्रारेड के अंदर हम नहीं देखते, तो इसको हम यूवी लाइट के अंदर देखेंगे। ठीक है, तभी मुझे ब्राइट ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा, ये टाइप का। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. सही बात है। The enzyme cuts DNA molecule at identified position within the DNA. The enzyme binds DNA at specific sites and cut only one of the two strands. The enzyme cuts the sugar phosphate backbone at specific sites on each strand. ठीक है, देखते हैं कौन सा होगा। तो enzyme recognizes specific palindromic nucleotide sequence in DNA, सही बात है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है, एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, ये भी सही बात है कि वो एक स्पेसिफिक जगह पे ही कट करेगा, एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे, तो वही ए वाला ऑप्शन इन्होंने दोबारा पूछ लिया। सी में दिया है इट विल बाइंड एट स्पेसिफिक साइट, तो ये पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है। ये देखो, एक स्पेसिफिक साइट पे तो ये बाइंड करके कट लगाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों में से सिर्फ एक स्टैंड को कट लगेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो आपका इनकरेक्ट वाला ये है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। द एंजाइम कट शुगर फॉस्फेट बैकबोन, सही बात है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो ऊपर का जो यहाँ पे जो कट चल रहा है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, डीएनए का जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वहीं पे मेरा कट चल रहा है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से अगर आप डीएनए भी देखते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा जो बेस होता है वो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग दिखाता है दूसरे स्टैंड के साथ। ठीक है, और ये अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, तो यहाँ पे जो इस तरीके के जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो पूरा जो बैकबोन है ये मेरा शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और ये जो बेस जुड़ा होता है और ये जो बॉन्ड होगा इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बेस पेयरिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कट जो है आप खुद देखो कि कहां पे लग रहा है, तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे कट लग रहा है आपका। यहाँ पे अभी ये क्लियर हो जाएगा, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड, ऑन ईच स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड की बात नहीं करते हम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर के स्टैंड पे भी कट लग रहा है, नीचे के स्टैंड पे भी कट लग रहा है, तभी तो डीएनए खुलेगा ना आपका। तो यहाँ पे ये वन स्ट्रैंड जो है ओनली वन, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो इनकरेक्ट वाला क्या है, ऑप्शन सी। A selectable marker gene is used to help in eliminating the non-transformant so that the transformant can be regenerated। हमको एलिमिनेट करना है नॉन ट्रांसफॉर्मर को जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा गया हुआ नहीं है। हमको सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म चाहिए कि जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जा चुका है, तो मतलब हमको ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करना है, नॉन ट्रांसफॉर्मर को सिलेक्ट नहीं करना है। तो अगर मान के चलो मैं अपना प्लाज्मिड है, वो प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और वो प्लाज्मिड को अगर मैंने बैक्टीरिया के अंदर डाला, तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया हुआ। तो उसके अंदर प्लाज्मिड गया है तो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है, मान के चलो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो मैं वो बैक्टीरिया को जब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ग्रो करूंगा, तो सिर्फ वो बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे कि जिसके अंदर वो प्लाज्मिड गया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल सुपर पावर आ जाएगा कि मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है मेरे पास, तो मैं एंटीबायोटिक के अंदर ग्रो कर पाऊंगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले के पास अगर प्लाज्मिड गया ही नहीं मेरा, तो बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक के अंदर मर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सिलेक्ट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम एलिमिनेट करेंगे। बी में दिया है आइडेंटिफाई द जीन फॉर अ डिजायर्ड ट्रेट इन एन एलियन ऑर्गेनिज्म। तो ये नहीं होगा, इसके लिए तो हम सिलेक्टेबल मार्कर का यूज नहीं करते। इट इज यूज टू सिलेक्ट अ सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन अ सुटेबल क्रॉप। इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ये भटकाने की कोशिश की है। टू मार्क अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये कुछ भी दे रखा है आपको, इसका डायरेक्टली ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है आपको कि सिलेक्टेबल मार्कर क्यों यूज किया जाता है, डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है आपको। ठीक है, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स pertaining to separation of DNA fragment using DNA gel electrophoresis. Identify incorrect statement. तो DNA नेगेटिवली चार्ज्ड है, हाँ, and so it is loaded on gel towards the anode terminal. एनोड मतलब मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर मेरा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसको मैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से लोड कराऊंगा। इसका मतलब कैथोड टू एनोड मेरा क्या होगा, माइग्रेशन होगा, क्योंकि डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो जब मैं उसको यहाँ पे कैथोड से कनेक्ट करूंगा आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस में, तो नेगेटिव से लेके वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपका जो नेगेटिवली चार्ज वाली जो चीज है वो पॉजिटिवली चार्ज वाली चीज की तरफ अट्रैक्ट की जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि जितना लंबा डिस्टेंस वो माइग्रेट करेगा उतना वो डीएनए का साइज जो है वो छोटा होगा। जितना कम डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उतना आपका डीएनए का साइज जो है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे कैथोड के देना चाहिए था, एनोड दे रखा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट वाला ढूंढना है तो ये तो होना ही चाहिए, 1 तो होना ही चाहिए, 1 तो होना ही चाहिए। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन ट्रेवल along the surface of the gel whose concentration do not affect movement of DNA। जैसे कि हमने भाई बात किया कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट ही तो मूवमेंट है ना, कि जितना डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना वो क्या करेगा, स्लो मूव करेगा। मतलब यहाँ पे जो डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन है या फिर डीएनए का जो साइज है वो ज्यादा है, और डीएनए का साइज जब कम है तो वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट हो गया ना। ये बोल रहा है डज नॉट अफेक्ट मूवमेंट, कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट मूवमेंट, गलत बात है। तो 1 और 2 तो आपका होना ही चाहिए। 3 में दिया स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है आपका, इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। तो थर्ड भी अगर आप एलिमिनेट करते तो भी आंसर मिल जाता, क्योंकि इनकरेक्ट वाला ढूंढना था। 4th में दिया है प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन। नहीं, मुझे ईटीबीआर का ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा। बिना ईटीबीआर के ट्रीटमेंट से अगर आप डीएनए को डायरेक्टली यूवी के लाइट के अंदर भी देखोगे तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो ईटीबीआर या इथिडियम ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट आपको देना ही पड़ेगा।
तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 1, 2 एंड 4। Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? वेक्टर की तरह, और ह्यूमन की बात कर रहे हैं। EI प्लाज्मिड तो प्लांट के लिए है, TBR 322 भी अपने अंदर ये यूज नहीं किया जाएगा, लैम्ब्डा फाज भी नहीं, यहाँ पे रेट्रोवायरस सही होगा। डिसार्म्ड के बारे में भी आपको दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पैथोजेनेसिस वाले जो आपके जीन्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू कॉज डिजीज, तो वो सारे पैथोजेनिक जीन्स को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, और सिर्फ अपने काम की चीज जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां पे डाल दिया जाए। तो ऐसा रेट्रोवायरस को हम क्या बोलेंगे, डिसआर्म रेट्रोवायरस, जिसके अंदर हमने वो वायरस को इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि उसके जो जीन्स थे जो कि आपका पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो जीन्स को मैं निकाल देता हूं, तो फिर वो अपने एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर जो है वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। ऐसे रेट्रोवायरस को हम क्या बोलेंगे, डिसआर्म रेट्रोवायरस। डिसआर्म रेट्रोवायरस जो है फिर मैं यूज कर सकता हूँ टू ट्रांसफर अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू एनिमल सेल एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड फॉर जीन थेरेपी। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रेट्रोवायरस। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट की बात की, तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एंटीबॉडी जो होती है आपके बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडी जो है इसके जो जीन्स है, मुझे इसको कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस रखना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि थोड़ी देर के लिए मैंने इम्यूनिटी शट डाउन कर दिया, आजू बाजू में इतना सारा धूल है, फिर तो हो सकता है आजू बाजू में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर ओमनी प्रेजेंट, तो हो सकता है कि थोड़ी देर भी अगर मैं इम्यून सिस्टम बंद कर दूं तो फिर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अटैक कर सकता है बॉडी के अंदर। ठीक है, जो कि हार्मफुल हो सकता है, वो कॉलोनाइज कर सकते हैं बैक्टीरिया और डेथ भी हो सकता है। तो इम्यून सिस्टम को तो आपको एक्टिवेटेड रखना ही होगा। इसका मतलब लिम्फोसाइट्स और जो एंटीबॉडीज है, आपको एंटीबॉडीज भी आपको बनानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव रखना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस रखना पड़ेगा वो सारे जीन्स को। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एलटीआर रीजन जो होते हैं, ये एलटीआर रीजन जो है ये हाई, ये ज्यादा आपके क्या कर सकते हैं, इसके बीच में जो भी आप जीन को क्लोन करोगे तो ये एलटीआर सीक्वेंसेस की वजह से ये जीन का एक्सप्रेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम ये चीज जो है रेट्रोवायरस की हम यूज करते हैं फॉर जीन थेरेपी ऑल्सो, एंड ऑल्सो टू प्रमोट द ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू एनिमल सेल, क्योंकि एलटीआर सीक्वेंसेस जो होते हैं वायरस के, वो बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये इसके विसिनिटी में जो भी आपका जीन आप डालोगे तो वो तेजी से एक्सप्रेस करेगा, बहुत तेजी से। ठीक है, हालांकि उतने डेप्थ में आपको नहीं समझना, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको इन डेप्थ बता दिया कि एलटीआर का रूल क्या होता है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन agarose जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विथ, इजी है, इथिडियम ब्रोमाइड। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए, नहीं। पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल नहीं। नेगेटिवली चार्ज हो गए। शुगर फॉस्फेट बैकबोन की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर आपका जो डीएनए है वो कैथोड से एनोड की तरफ क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ उसको माइग्रेट किया जाएगा। जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज सिलेक्टेबल मार्कर जीन। कुछ करना ही नहीं इसके अंदर, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। प्लाज्मिड का काम तो सिर्फ क्या होता है कि आपका जो फॉरेन डीएनए है उसको ये वेक्टर डीएनए के अंदर उसको इंसर्ट करना, वेक्टर का भी वही काम है। स्ट्रक्चरल जीन ये तो आप लैक ओपेरॉन के अंदर पढ़ते हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, इसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन agarose जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जितना छोटा फ्रेगमेंट का साइज होगा उतना लंबा डिस्टेंस वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो ए वाला तो सही होना चाहिए। बी में क्या दिया है, पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू फार्दर एंड, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मूव हो गए उल्टा। तो द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट्स मूव, नहीं, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए।
A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using. तो इसमें ज्वाइंट करने की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली किसको लेके, डीएनए लाइगेज को लेके, क्योंकि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा बिटवीन 3 प्राइम OH एंड 5 प्राइम फॉस्फेट। इक्वार्बन तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो तो ज्वाइन करने का काम बिल्कुल नहीं करेगा, वो तो तोड़ने का काम करेगा। पॉलीमरेज जो है ये सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टैग पॉलीमरेज ये आपका पीसीआर के अंदर एम्पलीफाई करने के लिए इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालांकि ये स्टिकी एंड जो है ये डायरेक्टली आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चिपक सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा इस तरीके से छोटा सा गैप जो है वो रह जाता है, और वो गैप जो है मेरा ऐसा दिखेगा। ठीक है, यही 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में वो गैप को मैं सील करता हूं। और ध्यान में रखना है कि अगर मैं T4 डीएनए लाइगेज की बात करूं तो ATP यूज करता है। ठीक है, ATP इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3 प्राइम OH एंड 5 प्राइम फॉस्फेट। तो ये जो गैप है ये कैसा दिखेगा गैप, अगर मैं इसको जूम करूं तो वो ऐसा दिखेगा। स्टिकी एंड जो है, स्टिकी एंड्स तो मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चिपक सकते हैं, लेकिन जो गैप है ये दोनों के बीच में जो हमने कट लगाया था ना यहाँ पे स्टार्टिंग में शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपने तोड़ दिया था, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मुझे वापस से बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला और ये नीचे वाला कट, यहाँ पे भी एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा मेरा, बात ही खत्म। ये पूरा आपका डीएनए जो है जुड़ जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो गैप है उसको सील किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो ये पार्ट 1 हमने खत्म किया है। इसके अंदर एकदम डिटेल्ड वे में मैं इसको कंप्लीट करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर जो है ये अलग लगता है, ये टफ लगता है, लेकिन ये टफ है नहीं आपका। ठीक है, इसी तरीके से हम चैप्टर बाय चैप्टर PYQs भी डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे आपका 1 शॉट सेशन भी आएगा, NCERT लाइन बाय लाइन भी आएगा, आपके जो नॉर्मल लेक्चर से लंबे वाले वो भी आएंगे, सब कुछ आएगा। आपको सिर्फ सपोर्ट कर लेना है, क्योंकि अपना चैनल न्यू है, तो सपोर्ट करना ना भूले। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और बहुत ही शानदार कंटेंट मैं आपको दूंगा। तो रियल बायोलॉजी जो है मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज इसमें बहुत ह्यूज है, और मैं नेशनल लेवल PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बच्चों को प्रिपेयर या करवाता हूँ, और उसके भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ। तो मोर देन 32 बायोलॉजी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ एट और अबव MSc लेवल। तो उसका भी मेरा एक सेपरेट एडवांस बायोलॉजी का एक चैनल है, फेस द टेस्ट लाइफ साइंस, उस पर भी जाके आप मेरा एक्सपर्टीज देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।